अगस्त 2020 निर्मला सीतारमण ने इसे एक लैंडमार्क डे यानी ऐतिहासिक दिन बताया। उसके बाद पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संदेश हुआ। सब किस लिए? ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट के नाम के प्लेटफॉर्म के लोकार्पण के चलते। अब आप पूछेंगे क्या है ये प्लेटफॉर्म? तो सबसे पहले जान लेते हैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में पीएम मोदी ने क्या बताया। साथियों, बीते 6 वर्ष में हमारा फोकस रहा है बैंकिंग द अनबैंक, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड और फंडिंग द अनफंडेड। आज एक तरह से एक नई यात्रा शुरू हो रही है। ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ईमानदार का सम्मान। देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब देश के ईमानदार टैक्स पेयर का जीवन आसान बनता है, वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है, देश भी आगे बढ़ता है। इस प्लेटफॉर्म में फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर्स चार्टर जैसे रिफॉर्म्स हैं। फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर्स चार्टर 13 अगस्त से ही लागू हो गए हैं, जबकि फेसलेस अपील की सुविधा दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन यानी 25 सितंबर से उपलब्ध होगी। आइए ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म के उन 3 रिफॉर्म्स को आसान भाषा में समझते हैं जिन्हें पीएम मोदी ने क्रांतिकारी बताया है। हम इन रिफॉर्म्स के बारे में उस हिसाब से बता रहे हैं जैसे ये ऑन पेपर दिख रहे हैं। लागू हो जाने के बाद इनका क्या असर पड़ता है उसके लिए यकीनन अभी कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा। सबसे पहले फेसलेस असेसमेंट। फेसलेस अंग्रेजी का शब्द है जिसका अर्थ है चेहरा मुक्त। तो फेसलेस असेसमेंट का मतलब क्या हुआ? मतलब ऐसा मूल्यांकन जिसका कोई चेहरा ना हो। तो क्या फेसलेस असेसमेंट से पहले असेसमेंट का कोई चेहरा होता था? एक उदाहरण से समझिए। राजेश है, पढ़ने में ठीक ठाक है, लेकिन उसे अपने रिजल्ट की चिंता सता रही है। उसे लगता है कि वो फेल हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि कॉपी चेक करने वाला मास्टर उससे जलता है, खार खाता है। दूसरी तरफ सुरेश है जिसका फेल होना तय है क्योंकि उसका पेपर गया है खराब, लेकिन वो चिल कर रहा है। उसे लगता है कि वो टीचर को घूस देगा, काम बन जाएगा। लेकिन टीचर ईमानदार निकला, राजेश पास हो जाता है, सुरेश फेल। अब सोचिए अगर टीचर ईमानदार नहीं होता। वो तो टीचर का उदाहरण था और टीचर्स डे भी करीब है इसलिए, वरना उदाहरण तो हम बेईमान टीचर वाला भी दे सकते थे। और ईमानदार है तो भी जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक राजेश की धड़कनें बढ़ी हुई थी। कहने का मतलब ये कि राजेश और सुरेश अपनी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं बल्कि टीचर की वजह से चिंतित और चिल आउट महसूस कर रहे थे, क्योंकि उनका जो प्रोफेसर था उसका एक फेस था। बोर्ड के एग्जाम्स इसलिए ही तो 7वीं 8वीं के एग्जाम से ज़्यादा मायने रखते हैं क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स में असेसर का यानी कॉपी चेक करने वाले का कोई फेस नहीं होता। आपकी कॉपी कोई भी चेक कर सकता है, जो आपको जानना तो दूर आपसे कभी मिला भी नहीं होगा। न वो आपसे निजी तौर पर कोई बदला ले सकता है, न घूस ले सकता है। इसलिए आपका असेसमेंट हो गया फेसलेस। और ये फेसलेस असेसमेंट क्यों नॉर्मल वाले असेसमेंट से बेहतर है, ये राजेश जैसे ईमानदार स्टूडेंट के साथ साथ आपको भी अब तक समझ में आ गया होगा। टैक्स के मामले में फेसलेस असेसमेंट का क्या अर्थ है? ये कि अब टैक्स पेयर्स को मूल्यांकन के लिए इनकम टैक्स ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। प्रादेशिक क्षेत्राधिकार खत्म कर दिया जाएगा, मतलब लोकल स्तर पर असेसमेंट नहीं होंगे। जैसे बोर्ड के एग्जाम्स में उत्तर पुस्तिकाओं के साथ होता है, केंद्र DIN यानी डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर की मदद से नोटिस भेजेगा। निर्मला सीतारमण ने DIN के बारे में बताया। IT डिपार्टमेंट से बिना DIN से निकलने वाले नोटिस इनवैलिड यानी अमान्य माने जाएंगे। यूं ये DIN और टैक्स पेयर्स के बीच होने वाले कम्युनिकेशन को एक ट्रेसेबिलिटी यानी पता लगाने की क्षमता और ऑथेंटिसिटी यानी प्रामाणिकता भी देगा। इस फेसलेस असेसमेंट को पीएम मोदी की स्पीच के एक अंश से भी समझा जा सकता है। जिस शहर में हम रहते हैं उसी शहर का टैक्स डिपार्टमेंट हमारी टैक्स से जुड़ी सभी बातों को हैंडल करता है। स्क्रूटिनी हो, नोटिस हो, सर्वे हो या फिर जब्ती हो, इसमें उसी शहर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की
आयकर अधिकारी की मुख्य भूमिका रहती है। अब ये भूमिका एक प्रकार से खत्म हो गई है। अब इसको टेक्नोलॉजी की मदद से बदल दिया गया है। अब स्क्रूटिनी के मामलों को देश के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अधिकारी के पास रैंडम तरीके से आवंटित किया जाएगा। अब जैसे मुंबई के किसी टैक्स पेयर का रिटर्न से जुड़ा कोई मामला सामने आता है, तब इसकी छानबीन का जिम्मा मुंबई के अधिकारी के पास नहीं जाएगा, बल्कि संभव है कि वो चेन्नई चला जाए, गुवाहाटी चला जाए, रायपुर चला जाए, अहमदाबाद चला जाए। वो फेसलेस टीम के पास जा सकता है और वहां से भी जो आदेश निकलेगा उसका रिव्यू किसी दूसरे शहर, कहीं जयपुर हो जाएगा, बेंगलुरु हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा, कोची हो जाएगा, वहां की टीम करेगी। अब फेसलेस टीम कौन सी होगी, इसमें कौन होगा, ये भी कंप्यूटर रैंडमली तय करेगा। और ये प्रक्रिया भी बार बार उसमें बदलाव होता रहेगा। साथियों, इस सिस्टम से करदाता और इनकम टैक्स दफ्तर को जान पहचान बनाने का, प्रभाव और दबाव का मौका अब जीरो हो गया। सब अपने अपने दायित्व के हिसाब से काम करेंगे। डिपार्टमेंट को इससे लाभ ये होगा कि अनावश्यक मुकदमेबाजी बचेंगे उससे। दूसरा, ट्रांसफर पोस्टिंग में लगने वाली गैर जरूरी ऊर्जा से भी अब राहत मिलेगी। इसी तरह टैक्स से जुड़े मामलों की जांच के साथ साथ अपील भी अब फेसलेस होगी। अब फेसलेस अपील भी समझ लीजिए। अब कहीं नियम होते हैं तो थोड़ी बहुत ह्यूमन एरर भी होती है, जानबूझ के, कभी अनजाने में। तो कभी अगर टैक्स पेयर को लगता है कि कहीं कुछ दिक्कत हो रही है तो वो अपील कर सकता है। इसे कुछ ऐसा ही मान लीजिए जैसे कि बोर्ड एग्जाम में आपने रिजल्ट से नाखुश होकर कोई कॉपी रीचेकिंग के लिए भेज दी और वो कॉपी भी रीचेक होने के लिए रैंडमली चुने गए व्यक्ति के पास ही जाती है। तो फेसलेस अपील के अंतर्गत भी किसी टैक्स पेयर की शिकायत को रैंडमली तरीके से चुने गए इनकम टैक्स ऑफिसर के पास भेजा जाएगा। अफसर के लिए अपील करने वाले टैक्स पेयर की और टैक्स पेयर के लिए उस अफसर की जिसके पास शिकायत गई है पहचान अज्ञात होगी। और जैसा फेसलेस असेसमेंट के केस में था, फेसलेस अपील के मामले में भी अपील करने वाले टैक्स पेयर को किसी ऑफिस के चक्कर की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और मजे की बात, अपील पर जो सुनवाई होगी, अपील करने वाला टैक्स पेयर उसकी समीक्षा भी करवा सकता है। लेकिन कुछ गंभीर मामलों में इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा, जैसे काला धन, बेनाम संपत्ति या कुछ ज्यादा ही बड़ी टैक्स चोरी अगर दिख रही हो। फेसलेस अपील और फेसलेस असेसमेंट से भविष्य में पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बात करते हुए पीएम मोदी ने दावा किया, देश के साथ छल करने वाले कुछ मुट्ठी भर लोगों की पहचान के लिए बहुत से लोगों को अनावश्यक परेशानी से गुजरना पड़ता है। कहां तो टैक्स देने वालों की संख्या में गर्व के साथ विस्तार होना चाहिए था और कहां गठजोड़ की साठगांठ की व्यवस्था बन गई। इस विसंगति के बीच ब्लैक और व्हाइट का उद्योग भी फलता फूलता गया। इस व्यवस्था ने ईमानदारी से व्यापार कारोबार करने वालों को, रोजगार देने वालों को और देश की युवा शक्ति की आकांक्षाओं को प्रोत्साहित करने के बजाय कुचलने का काम किया। जहां कॉम्प्लेक्सिटी और दी है, वहां कंप्लायंस भी मुश्किल है। कम से कम कानून हो, जो कानून हो वो बहुत स्पष्ट हो, तो टैक्स पेयर भी खुश रहता है और देश खुशहाल होता है। अच्छा, ये फेसलेस अपील या फेसलेस असेसमेंट के लिए अधिकारी रैंडमली कैसे चुने जाएंगे? क्या कोई पर्ची निकाली जाएगी? एक तरह से कह सकते हैं हाँ, ये पर्ची डिजिटल तरीके से निकाली जाएगी, मतलब कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। और कंप्यूटर में ही सारा डेटाबेस भी रहेगा ताकि फाइलिंग और उससे उपजी लाल फीताशाही से बचा जा सके। जैसा कि इस प्लेटफॉर्म के बारे में वित्त मंत्री ने बताया, इसमें टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिसिस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। पीएम मोदी ने दावा किया कि नई व्यवस्थाएं, नई सुविधाएं मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करती हैं। ये देशवासियों के जीवन से सरकार के दखल को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब टैक्स पेयर्स चार्टर क्या होता है? चार्टर का मतलब विशेषाधिकार। किन का? टैक्स पेयर्स का।
करदाताओं का कैसे विशेषाधिकार, जैसे निजता और गोपनीयता का विशेषाधिकार, अपील और समीक्षा का विशेषाधिकार। हालांकि टैक्स पेयर्स चार्टर केवल अधिकार ही नहीं, कर्तव्यों की भी बात करता है। अमेरिका और कनाडा जैसे कुछ ही देशों में टैक्स पेयर्स चार्टर है। जैसा कि पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, टैक्स पेयर को इस स्तर का सम्मान और सुरक्षा देने वाले दुनिया में बहुत कम देश हैं, गिने चुने देश हैं। लेकिन अब भारत भी इस महत्वपूर्ण कदम की ओर अपने आप को ले जाकर के उनमें शामिल हो गया है। आपने चार्टर प्लेन के बारे में सुना है, मतलब कुछ विशेष लोगों के लिए निजी प्लेन। वैसे ही टैक्स पेयर्स चार्टर सबके लिए नहीं है, सिर्फ उनके लिए है जो टैक्स देते हैं। टैक्स पेयर्स चार्टर एक लिस्ट है जिसकी बातें सिर्फ टैक्स पेयर्स पर लागू होंगी, फिर चाहे वो अधिकार हो या कर्तव्य। इनमें इनकम टैक्स अधिकारियों के लिए भी कुछ बातें हैं, जैसे उनकी जवाबदेही तय किया जाना। पीएम मोदी के संबोधन का एक अंश इसको थोड़ा और समझाता है। ये टैक्स पेयर चार्टर भी देश की विकास यात्रा में बहुत बड़ा कदम है और टैक्स पेयर के लिए अधिकार और कर्तव्य दोनों को संतुलित करने का और सरकार की जिम्मेवारी पक्की करने का ये बहुत अहम कदम है। मोदी के मुताबिक अब टैक्स पेयर को उचित, विनम्र और तर्कसंगत व्यवहार का भरोसा दिया गया है। यानी आयकर विभाग को अब टैक्स पेयर की डिग्निटी का संवेदनशीलता के साथ ध्यान रखना होगा। अब टैक्स पेयर्स की बात पर विश्वास करना होगा। डिपार्टमेंट उसको बिना किसी आधार के ही शक की नजर से नहीं देख सकता। अगर किसी प्रकार का संदेह है भी तो टैक्स पेयर को भी अपील और समीक्षा का अधिकार दिया गया है। मगर अधिकार हमेशा दायित्वों के साथ आता है, कर्तव्यों के साथ आता है। इस चार्टर में भी टैक्स पेयर से कुछ अपेक्षाएं की गई हैं। टैक्स पेयर्स के लिए टैक्स देना या सरकार के लिए टैक्स लेना ये कोई हक का, अधिकार का विषय नहीं है, बल्कि ये दोनों दायित्व है, जिम्मेवारी है, कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टैक्स पेयर को टैक्स इसलिए देना है क्योंकि उसी से सिस्टम चलता है। देश की एक बड़ी आबादी के प्रति देश अपना फर्ज निभा सकता है और उज्जवल भविष्य की ओर कदम भी रख सकता है। इसी टैक्स से खुद टैक्स पेयर को भी तरक्की के लिए प्रगति और बेहतर सुविधाएं मिल पाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल पाता है। वहीं सरकार का यह दायित्व है कि टैक्स पेयर की पाई का सदुपयोग करे। ऐसे में आज जब करदाताओं को सुविधा और सुरक्षा ये दोनों मिल रहे हैं तो देश भी हर टैक्स पेयर से अपना दायित्व के प्रति ज्यादा जागरूक रहने की अपेक्षा कर रहा है। तो याद रखिए अपने अधिकार और अपने दायित्व भी। भूल गए तो बार बार याद दिलाएगा लल्लन टॉप। ये जानकारी आपके लिए लेकर आए थे मेरे साथी दर्पण। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।